2022 का मिस्टर ओलंपिया जीतने के बाद काफ़ी कमाल का वेलकम मिला हादी चुपन को अपनी कंट्री में। हादी चुपन के फैंस एंड फेलो कंट्रीमैन उनको कंधे पे उठा के उनके नाम के नारे लगाने लगे थे। हादी चुपन की अपनी कंट्री में कमाल की फैन फॉलोइंग है, जैसा कि हम लोग क्लियरली इस वीडियो में देख सकते हैं। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप सब लोग से एक रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए। चलिए बढ़ते हैं अब हम अपने कुछ बॉडी बिल्डर्स के अपडेट्स की तरफ। सबसे पहली अपडेट आती है निक वॉकर की तरफ से। एंड इन फिजिक अपडेट्स में काफी एक्स्ट्राऑर्डिनरी लग रहे हैं यहाँ पे निक वॉकर। उनकी फिजिक यहाँ पे काफी राउंड और हार्ड लग रही है। अगर इस फ्रंट डबल बाइसेप पोज में हम लोग इनके आर्म्स को नोटिस करें तो मैन मुझे नहीं याद आता कोई बॉडी बिल्डर जिसके इतने बड़े आर्म्स होंगे। यहाँ पे निक वॉकर ने अपनी जितनी भी फोटोज डाली है उसमें जो भी पोज कर रहे हैं उसमें सबसे ज़्यादा उनके डोमिनेंट उनके आर्म्स नज़र आ रहे हैं। इसी वजह से यहाँ पे निक वॉकर के कोच मैट जेनसन कमेंट में लिखते हैं कि इस साल हम लोग आर्म्स को चिल मोड में डालेंगे, यानी कि आर्म्स को उतना ज़्यादा ट्रेन नहीं करेंगे। अब वो ट्रेनिंग वॉल्यूम अपने दूसरे बॉडी पार्ट्स को देना ज़्यादा बेहतर होगा निक वॉकर के लिए। आर्म्स के डिपार्टमेंट में निक वॉकर इज एक्सट्रीमली गिफ्टेड, और अगर वो अभी अपने आर्म्स को कभी डायरेक्टली ट्रेन करें भी ना तब भी उनके आर्म्स अच्छे खासे ग्रो होंगे। इस साल निक वॉकर को अपनी चेस्ट टू बैक थिकनेस और लेग्स पे काम करना चाहिए। निक वॉकर अगर इन जगहों की अपनी मसल मास इंप्रूव करने में कामयाब हो गए तो फिर उनकी फिजिक फाइनली काफी ज्यादा कंप्लीट लगने लगेगी। एंड मिस्टर ओलंपिया जैसे प्रेस्टिजियस इवेंट जीतने के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है आपकी फिजिक बैलेंस में हो। इस साल के चैंपियन हादी चुपन की फिजिक अगर हम लोग देखें तो पूरी फिजिक काफी बैलेंस है, और एक बॉडी बिल्डर का कोई सर्टेन स्ट्रॉन्ग बॉडी पार्ट होना ऐसा खराब चीज नहीं होती है। हमने कई ऐसे बॉडी बिल्डर्स देखे हैं जो एक बॉडी पार्ट में काफी ज्यादा डोमिनेंट होने के बाद भी मिस्टर ओलंपिया बने, जैसे जे कटलर। बट जे कटलर भी शुरू में लेग से काफी ज्यादा डोमिनेंट थे और वो तब तक मिस्टर ओलंपिया नहीं जीते जब तक उन्होंने अपनी अपर बॉडी बैलेंस नहीं कर ली। यहाँ पे अगर निक वॉकर को मिस्टर ओलंपिया फाइनली जीतना है, अपने बैलेंस को काफी ज्यादा सही करना पड़ेगा निक वॉकर को। और इस साल निक वॉकर का जो गट पे कंट्रोल था वो भी काफी आउटस्टैंडिंग था। भले ही 4 वीक आउट पे हमने निक वॉकर की एक पोजिंग वीडियो देखी थी जिसमें काफी ज्यादा उनका गट दिख रहा था। ऐसा होने के बावजूद भी वो गट हम लोग को स्टेज पे नहीं दिखा। हाँ, कुछ पोजेस जैसे कि फ्रंट और बैक लेट स्प्रेड में निक वॉकर उतने आउटस्टैंडिंग नहीं लग रहे थे। और ये साल का ऑफ सीजन अगर निक वॉकर पूरी तरीके से प्रायोरिटाइज कर दे अपनी फिजिक को बैलेंस लाने के लिए, तभी वो अपनी टॉप 3 की जगह मेंटेन कर सकते हैं और वो हादी और डेरिक के टक्कर में रह सकते हैं और एक न एक पॉइंट पे उनको डिफीट कर सकते हैं अगर वो बैलेंस में अपनी फिजिक रखें तो। एंड शेप एंड स्ट्रक्चर में गिफ्टेड नहीं है निक वॉकर यहाँ पे। तो कोई भी ऐसा बॉडी बिल्डर जिसका उनसे बेटर शेप एंड स्ट्रक्चर होगा और वो आके उनके बगल में खड़ा हो जाए तो उनकी काफी कमियां एक्सपोज हो जाती हैं। इसीलिए उनको काफी मेहनत करनी पड़ेगी अपनी बैलेंस को मेंटेन करने के लिए। बट निक वॉकर के अंदर एक ऐसी क्वालिटी है जो ज्यादातर बॉडी बिल्डर्स के अंदर नहीं हो रही है आजकल, वो है कंसिस्टेंसी। निक वॉकर कंसिस्टेंटली पीक करते हुए आ रहे हैं। हर एक कंपटीशन में वो पिछले बार से बेहतर होके आ रहे हैं। हर एक शो टू शो अपनी कंडीशनिंग और मस्कुलैरिटी को बढ़ाते ही जा रहे हैं निक वॉकर। अगर इसी हिसाब से चलते रहे तो कुछ सालों में हम लोग को निक वॉकर मिस्टर ओलंपिया देखने को मिल सकते हैं। बट मिस्टर ओलंपिया बनने के लिए उनको डेरिक लंसफोर्ड से पहले निपटना पड़ेगा, और डेरिक लंसफोर्ड यहाँ पे कुछ भी गलती नहीं करने वाले हैं। ये डेरिक लंसफोर्ड की ओलंपिया से 2 हफ्ते बाद की पोजिंग फुटेज है। एंड अगर हम लोग यहाँ पे देखें तो काफी ज्यादा अभी भी कंडीशन नजर आ रहे हैं डेरिक लंसफोर्ड। इस पोस्ट को देखने के बाद कई लोगों को ऐसा लगने लगा कि डेरिक लंसफोर्ड आर्नोल्ड क्लासिक में भी कॉम्पीट करेंगे। बट डेरिक एक पॉडकास्ट में ये बात क्लियर कर देते हैं कि वो आर्नोल्ड क्लासिक में नहीं खेलेंगे। वो ये पूरा साल अपनी इंप्रूवमेंट को देंगे और डायरेक्ट कॉम्पीट करेंगे नेक्स्ट ईयर के मिस्टर ओलंपिया में। ओलंपिया के हेड जज स्टीव वाइनबर्गर ने डेरिक लंसफोर्ड को बोला है कि अगर वो अपना चेस्ट और फ्रंट थाइज थोड़ी सी इंप्रूव कर ले तो उनको मिस्टर ओलंपिया बनने से कोई नहीं रोक सकता। एंड आई थिंक इस साल ऑफ सीजन में सबसे ज्यादा इन्हीं चीजों पे फोकस करेंगे डेरिक लंसफोर्ड। ऐसा ही फीडबैक लास्ट ईयर हादी चुपन को भी मिला था जजेस द्वारा। जजेस ने कहा हादी अपनी कंडीशनिंग तो काफी तगड़ी ले आते हैं, लेकिन उसी के साथ साथ अगर वो अपनी फुलनेस अच्छी कर ले तो उनको मिस्टर ओलंपिया बनने से कोई नहीं रोक सकता। और वैसा ही हुआ इस साल। उसी तरीके से अगर डेरिक लंसफोर्ड भी कर दे, अपने क्वाड्स और चेस्ट में इंप्रूवमेंट कर लें
और अगले साल काफी ज्यादा टाइट कंडीशनिंग लेके आए तो डेफिनेटली अगले मिस्टर ओलंपिया डेरिक लंसफर्ड बन सकते हैं इजिली। और अभी उम्र ही क्या है डेरिक लंसफर्ड की, डेरिक लंसफर्ड बहुत आराम से मल्टीपल मिस्टर ओलंपिया जीत सकते हैं। यहाँ बात हो गई दो बॉडी बिल्डर्स की जो प्रॉपरली पीक हुए थे। चलिए अब बात करते हैं उन दो बॉडी बिल्डर्स की जो ओलंपिया स्टेज पे प्रॉपरली पीक नहीं हो पाए थे। एक पॉडकास्ट में यहाँ पे इयान वेलेयर अपनी खराब फिजिक का रीजन बताते हैं और बेसिकली वो ये कहते हैं कि उनकी जो पीकिंग प्रोटोकॉल्स थी वो सही नहीं गई, जिसकी वजह से वो काफी ज्यादा फ्लैट हो गए और स्टेज पे उतरने से पहले उनको लग गया कि वो काफी ज्यादा फ्लैट हैं, जिसकी वजह से वो काफी ज्यादा नर्वस हो गए और वो प्रॉपरली अपनी पोजिंग नहीं कर पाए, जिसकी वजह से वो और ज्यादा नर्वस होते गए। यहाँ पे कई लोग ये भी बोल रहे थे कि इयान वेलेयर की बैक में वही सेम इशू है जो बिग रैमी की बैक में हो गया है, वो नर्व डैमेज वाला इशू। बट इयान वेलेयर ये बात को भी क्लियर कर देते हैं कि उनकी बैक में कोई भी नर्व डैमेज नहीं था, वो सिंपली काफी ज्यादा फ्लैट थे। और ये प्रूफ के हिसाब से इयान वेलेयर एक इंस्टाग्राम पे अपनी पोस्ट भी डालते हैं बैक डबल बाइसेप्स की, जिसमें उनकी बैक हम लोग देख सकते हैं कि काफी डिफरेंट लग रही है जैसी ओलंपिया में वो लगी थी। ओलंपिया में इयान वेलेयर की बैक आधी गायब लग रही थी, बट इस फोटो में ऐसा नहीं है। इस फोटो में यहाँ पे इयान वेलेयर की बैक काफी अच्छी लग रही है और इयान वेलेयर भी यहाँ पे काफी अच्छे कंडीशनिंग में लग रहे हैं। इस चीज से हम लोग ये चीज क्लियरली समझ सकते हैं कि यहाँ पे इयान वेलेयर की बैक में कोई भी नर्व इम्पिंजमेंट नहीं हुआ था, नर्व डैमेज नहीं हुआ था, क्योंकि एक बार अगर नर्व डैमेज हो जाता है तो वो इरिवर्सिबल होता है। अगर आपकी फिजिक में नर्व डैमेज हो गया है तो आपकी फिजिक वापस से वैसी नहीं दिख पाएगी जैसे एक टाइम पे दिखा करती थी। मे बी इयान वेलेयर की काफ्स में तो जरूर ऐसा कुछ हुआ है, बट उनकी बैक में अभी ऐसा नहीं हुआ है। और यहाँ पे डेफिनेटली इयान वेलेयर काफी ज्यादा डिसअपॉइंटेड भी थे, खुद को 1 साल रुकना पड़ेगा और 1 साल में फिर से उनको लोगों को दिखाना पड़ेगा कि हम वो नहीं थे जो पिछले साल लोगों ने देखा, और इससे बेहतर फिजिक वो दिखाने के लिए रुक भी नहीं सकते, ऐसा उन्होंने बोला। और दूसरे ऐसे बॉडी बिल्डर जो ओलंपिया की स्टेज पे प्रॉपरली पीक होकर नहीं आ पाए थे वो थे हंटर लब्राडा। ओपन की प्री जजिंग हुई थी सैटरडे की रात को और हंटर लब्राडा यहाँ पे वीडियो डालते हैं वेडनेसडे की, जहाँ पे वो ये क्लेम कर रहे हैं कि ये उनकी इस प्रेप की सबसे बेस्ट शेप था, सबसे बेस्ट फिजिक थी इस पॉइंट ऑफ टाइम में जब ये वीडियो रिकॉर्ड हुई थी। जो कि आई थिंक यहाँ पे हंटर लब्राडा बिल्कुल भी झूठ नहीं बोल रहे हैं। हंटर लब्राडा की एक्चुअली में ये काफी फिनोमिनल शेप लग रहा था, बट उनके भी साथ वही सेम प्रॉब्लम हुई जो वहाँ पे इयान वेलेयर के साथ हुई थी। उनकी पीकिंग प्रोटोकॉल्स सही नहीं रही, वैसी नहीं गई जैसा वो चाहते थे, जैसा रिजल्ट वो चाहते थे वैसा रिजल्ट उनको नहीं मिल पाया। बट इन माई ओपिनियन, एंड दिस इज जस्ट माई ओपिनियन, आई एम सेइंग, अगर आप टॉप 4 रह रहे हैं मिस्टर ओलंपिया में, वर्ल्ड में आप टॉप 4 पोजीशन पे हैं, आपकी जो पीकिंग स्ट्रेटेजीज होनी चाहिए वो काफी क्लिस्टर क्लियर और सॉलिड होनी चाहिए। आई थिंक आपको पहले से ही एक एक चीज प्लान आउट कर लेनी चाहिए, बिकॉज इतनी बड़ी स्टेज पे एक छोटी सी गलती आपकी पूरी फिजिक खराब कर सकती है और हैवियर बॉडीज को पीक करना और ज्यादा मुश्किल हो जाता है, बिकॉज एक झटके में बॉडी काफी ज्यादा वाटरी हो सकती है, फ्लैट हो सकती है, कुछ भी हो सकता है बॉडीज को, वी कैन नॉट प्रेडिक्ट एनीथिंग। इसलिए आई थिंक जब एक बार आप सक्सेसफुली पीक हो जाते हैं वो प्रोटोकॉल ही आपको हर बार अपनाना चाहिए, बट ये भी हर बार 100% रिजल्ट आपको नहीं प्रोवाइड कर पाता है, बिकॉज एज वी ऑल नो ह्यूमन बॉडीज भी काफी ज्यादा इवॉल्व करती रहती है। जरूरी नहीं है जो चीज एक बार आपकी फिजिक पे काम कर गई वो चीज फिर से आपकी फिजिक पे काम करेगी। बट अगर फिर भी हम लोग ये मान लें कि यही वाली फिजिक अगर ओलंपिया स्टेज पे हंटर लब्राडा ले आते तो क्या वो इससे बेटर प्लेस हो सकते थे? आई डोंट थिंक सो। यहाँ पे भी उनको गिफ्ट ही मिला है। आई थिंक उनको और नीचे ही प्लेस होना चाहिए था, एटलीस्ट एंड्रयू जैक के नीचे तो प्लेस हो ही सकते थे बहुत इजीली। बट वही बात है कि ये फिजिक को मैं वो टॉप 5 के अंदर अब नहीं देख पा रहा हूँ, बिकॉज द लेवल ऑफ कॉम्पिटिशन इज आउटरेजियस, और इस आउटरेजियस कॉम्पिटिशन में ऐसी मीडियोकर फिजिक आई डोंट थिंक टॉप 5 में बिलोंग करती है, एंड दिस इज ऑल जस्ट माई ओपिनियन। आज की वीडियो को यहीं खत्म करते हैं, मिलेंगे आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय।